प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं उपशास्त्री अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी दिगंत भाग 2 में अधिनायक शीर्षक कविता की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं अधिनायक कविता की आलोचनात्मक व्याख्या की ओर ले चलते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता में रघुवीर सहाय भारतीय राजनीति व्यवस्था पर व्यंग करते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जीवन के हर क्षेत्र में नई आशाओं आकांक्षाओं ने जन्म लिया। इन आशाओं आकांक्षाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वाधीनता के अभाव में सही दिशाओं में फूलने फलने का मौका नहीं मिला। नेहरू युग की दिशाहीन राजनीति ने मूल्यों के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र किया और इसके बाद धीरे धीरे जनता की उमंगें और क्षीणता और अवसर का अंधेरा गहराने लगा। इस अवसरवादपूर्ण स्थिति का सीधा प्रभाव सृजनात्मक और अभिव्यक्ति होता हुआ दिखाई दिया। आस्थावादी जीवन मूल्यों के स्थान पर अनास्थावादी मूल्य चेतना का उद्दाम उठ खड़ा हुआ। इसी बेचैनी से हिंदी प्रश्नानुकूलताओं, चिंताओं, तनावों, संघर्षों और चुनौतियों के कारण सृजनात्मकता में आक्रोश, विद्रोह, विक्षोभ, असंतोष में तिक्त स्वर उभर पड़े। रघुवीर सहाय ने भी अपने समय और समाज को काफ़ी गहराई से उतर कर देखा था। वे आज़ादी के बाद के भारतीय समाज की असमानता के सामंतिक मूल्यों का बहुत ही सूक्ष्मता से पहचानते थे, क्योंकि नवरावड़ी की चेतना बने रहने से लोकतंत्र या जनवाद विकसित नहीं हो सकता, बल्कि अधिनायकवाद की पनपने की जमीन तैयार हो जाती है। रघुवीर सहाय भारतीय लोकतंत्र के संविधान में वर्णित राष्ट्रगीत के अधिनायक शब्द को लेकर चिंतित है और इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिर इस राष्ट्रगीत के अधिनायक कौन है? क्योंकि उसका गुणगान कराया जा रहा है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अपने समय में इस अधिनायक को उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस के नेतृत्व में देखा था, क्योंकि वह मनुष्य और मनुष्य के बीच समता की खाई पटाने के बदले उसे और बढ़ावा दे रही है। सामंतवाद का खात्मा के बजाय जिनके भूस्वामी बड़े
से समझौते कर रखा था। शोषण के स्तर हो चुके थे। भारतीय आम जनता को भोजन वस्त्र के लाले पड़े थे। पूंजी का केंद्रीकरण सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए आम आदमी एक गरीब व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का हड़चड़ना, आज़ादी की वर्षगांठ पर फटा सूचना पहने राष्ट्रगीत गाता है। कवि यहाँ कोई भी बात प्रतीक के रूप में नहीं कहता, बल्कि नाटकीय के साथ पूरे सशक्त रूप में तंत्र पर सवाल छाया करता है। और यही नाटकीय इस नाटकीयता के साथ पूरे सशक्त के रूप में तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। यही नाटकीयता रघुवीर सहाय की अन्यतम विशेषता है। वे गहरे रूप से यथार्थ पर चोट करते हैं। कविता भाषा के स्तर पर सपाट बयानी है। साथ ही वाक्य संयोजन इसका जबरदस्त है कि ये व्यक्ति हृदय को गहरा आघात पहुंचा व्यवस्था के प्रति विद्रोह की उन्मत्त करती है। रघुवीर सहाय तंत्र के पीछे शोषण के चक्र चलाने वाले चेहरे को बेनकाब करता है, बेनकाब करना चाहते हैं। और ये जानते हैं कि अत्याचारों के पीछे पूंजीवाद और सामंतवाद का सम्मिलित चेहरा है। इसलिए वे कहते हैं, मखमल टमटम बलम तुम तुरही, पगड़ी छत्र चामर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। रघुवीर सहाय लोकतंत्र विरोधी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों से आहत है। वे शासन के उन परिणामों से दुखी हो रहे हैं जिनके अन्याय और न बराबरी को बढ़ावा मिलता था। शासन वर्ग अपने भड़कीले रूप दाव के साथ ब्रह्मांडंबर कर जनता को ही डराता है, अपने गुणगान करता है, अपने गुणगान कराता है। यहाँ ध्यान देने की बात है जय जय कौन कराता है को लेकर कि जय 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 अपना गुणगान कराना एक कायदा है, अदब है। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कायदे और अदब व्यक्ति को बहुत जल्दी डरपोक बना देता है। इसी अदब को अपनाते रहने के कारण हड़चड़ना सत्ता वर्ग से डरता है, और व्यक्ति जब डरपोक हो जाएगा तो वह उसी व्यवस्था में जो जिस तरह के जीने का आदी हो जाएगा और उसमें विरोध करने का क्षमता नहीं रहेगा। कभी किस राजनीतिक से पूरी तरह अवगत है। कवि सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूकता करने का कारण राजनीतिक स्वार्थपरता
एवं विसंगतियों को चुपचाप नहीं रहना, चुपचाप देखता नहीं रहना चाहता है, अपितु उस पर अपनी तल्ख मन प्रभाविक टिप्पणी करता है, असमंजस में मजबूरियों को समझाता है। इसीलिए कहता है, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कवि यहाँ कहता है कि कोई दिशा नहीं बची हुई है जहाँ से भूख की चित्कार सुनाई नहीं दे रहे हो। बच्चे कुपोषित हो गए हैं, मानो नरकंकाल के सामने दिखाई पड़ते हैं। वही सत्ताधारी वर्ग शोषण के चक्र चला रहे हैं। इस प्रकार रघुवीर सहाय की कविता समकालीन साधारण मानव की सरोकार रखती है। इसलिए वे उनकी आशा, आकांक्षा, पीड़ा, विषाद, राग विराग को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं। प्रस्तुत कविता अधिनायक की आलोचनात्मक इस प्रकार से हैं। अब अधिनायक समकालीन राजनीतिक पर व्यंग कविता है। इसके साथ आज इस तरह से कल फिर से आगे। धन्यवाद।